Hello, dear all. चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की जर्नी में हूँ और फिलहाल लखनऊ शहर में हूँ। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं भवन नाथ पासवान। मुझे लगता है कि आप पासी समाज से आते हैं। जी हाँ। पासवान और पासी अलग अलग होते हैं, तो खैर कोई बात नहीं है, ये मनुवादी व्यवस्था है ऐसी। तो बहुत सारे लोग भवननाथ साहब को जानते होंगे। इनका जन्म 1963 में हुआ था। इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में गजेटेड ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर बने, पोस्टल अकाउंटेंट बने। ज्वाइन किया इन्होंने 1985 में। इसी दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ये प्रभावित हो गए थे और मिशन का काम करते रहे। इन्होंने 2011 में इस्तीफा दे दिया फुल टाइम देने के लिए समाज के लिए। और इनका जो संगठन है जो है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, इनके हिसाब से 26 राज्यों में फैला है और लाखों इनके सदस्य हैं और ये दिन रात सक्रिय रहते हैं। इसकी जानकारी मुझे है। मेरे कजिन नीरज सरोज इनके बारे में मुझे ब्रीफ करते रहते हैं। तो भवननाथ साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और थोड़ा बहुत भी मुझे अगर जानते होंगे तो मैं कभी किसी का चेहरा देख के या किसी को खुश करने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए बात नहीं करता हूँ, जो सच हो या सच के करीब हो। तो आप इस मिशन में लगे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के कार्यालय में आप आए और वैसे भी आपके संघर्षों से हम परिचित हैं। स्टूडेंट लाइफ से आपने छात्रों के हितों में बहुत बड़ा काम किया, आंदोलन चलाया, लखनऊ की सरजमी पे चलाया, इसलिए आप तो खुद चर्चित हैं। अरे नहीं, मेरी बात ज़्यादा लोग मानते नहीं है अपने समाज के। नहीं, ऐसा नहीं है। जो काम है वो काम बोलता है। लोग भले बोले तो उसको लोग इनको इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब काम बोलता है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं एक नई बहस खड़ा कर रहा हूँ इस देश में कि अम्बेडकरवाद क्या है और अम्बेडकरवादी होने का मतलब क्या है। तो मैं इसी से जुड़े 2-3 सवाल या 5 सवाल या 10 सवाल हो सकते हैं आपसे। जी। मैं कहना चाहूँगा, आप उम्र में मुझसे 5 साल छोटे हैं, तो मेरा 5 साल का थोड़ा ज़्यादा अनुभव होगा। और मैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ पहले बहुत ज़्यादा जातीय दबाव था और लोग गरीब हुआ करते थे। दलित अधिकार जो बाबा साहब संविधान लिखने के पहले ही अचीव कर चुके थे, उसमें से एक था फीस माफी, फीसिप। तो दलित जो आपके जनरेशन के दलित हैं, आपसे थोड़ा सीनियर मेरी जनरेशन के, उनके जीवन में स्कूल में फीस माफी, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फीस माफी की वजह से दलितों को पढ़ाई में कितनी सुविधाएं आपको लगता है मिली हैं। अगर 100 दलित हाई स्कूल पास कर पाए आपके समय में, अगर फीस माफी नहीं होती स्कूलों में, तो 100 दलितों में से कितने ड्रॉप आउट कर जाते हैं। उन दिनों मुझे लगता है, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। उन दिनों शिक्षा का भी अभाव था और धन का भी अभाव था। बड़े मुश्किल से लोग स्कूल में भेजते थे और फीस जमा न होने की वजह से फीस कम थी लेकिन नाम भी कट जाते थे। अगर उनको हेल्प वजीफा के रूप में न मिलता, नहीं, फीस माफी, फीस अगर जनरल कैटेगरी के बराबर होती
तो कितने लोग हाई स्कूल या कक्षा 8 से आगे नहीं जा पाते हैं? मुझे लगता है 10% भी न जा पाते। अच्छा। क्योंकि उनके पास धन का अभाव था। फीस माफी की वजह से ही स्कूलों में उनके फीस न लगने से वो शिक्षा को ग्रहण कर लेते थे। फीस मजदूरी करके दिया नहीं जा सकता था। इतने शिक्षा में अवेयरनेस नहीं थी कि शिक्षा से काम चलेगा। तो लोग खेतों में काम कराना उचित समझते थे, मजदूरी कराना उचित समझते थे, पढ़ाना उचित नहीं समझते थे। तो इसलिए एक तो पैसे का अभाव रहता था, एक वो जानकारी शिक्षा के तरफ रुझान नहीं था। धीरे धीरे आपकी उम्र के और उससे पहले के लोग इसीलिए शिक्षा की तरफ से अपना रुझान हटा लिए थे। लेकिन इधर जो है, जब उनको सुविधाएं मिली तो पढ़ने में वो निकले आगे। तो फीस माफी का दलित जीवन में, दलित एजुकेशन में एक महत्व है और उसकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिला। वजीफे का कितना महत्व है आपके जनरेशन के दलितों में? अगर वजीफा नहीं मिलता तो कितने लोगों की पढ़ाई छूट जाती? मुझे लगता है कि हम लोग खुद भी न पढ़ पाते। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिता भी मजदूरी करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे। किसानी मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाया। तो उन्होंने पढ़ाई पर इतनी चेतना थी कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। जी जी जी। सुना है आपके बड़े भाई भी ऑफिसर हैं। उनकी ही सोच, क्योंकि वो बाहर निकले, मजदूरी करने गए, धीरे धीरे मजदूरी से वो किसी कंपनी में आए। जब कंपनी में आए तो उन्हें कॉलोनी में रहने का मौका मिला। और जब कॉलोनी में रहने का मौका मिला तो जो शिक्षा की ओर लोगों के रुझान था, तो वहाँ से उनको एक सीख मिली कि मेरे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर आप लोगों को प्रेरणा पिताजी की तरफ से मिली और आप आगे बढ़े। हम लोग आगे बढ़े। 3 भाई हम लोग हैं और हमारे 3 बहनें हैं, सभी ग्रेजुएट हुई और फिर नौकरियों में आए। अच्छा, वजीफे का बहुत बड़ा महत्व रहा है। महत्व रहा। अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं होता तो दलितों की स्थिति आज कैसी होती? अगर आरक्षण न होता तो आज भी आरक्षण हटा लिया जाए तो दलितों का सिलेक्शन ही नहीं होगा। अच्छा, भवननाथ साहब, एक बात आप बताइए, अगर फीसित नहीं होती, यानी फीस माफी नहीं होती, वजीफा नहीं होता और नौकरियों में आरक्षण नहीं होता, तो आज दलित समाज कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि दलित समाज उसी स्थिति में दिखाई पड़ता। कुछ परिवार संघर्ष करके आगे बढ़ सकता था, बढ़ा भी। ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं लिया है, शिक्षा लिया है, लेकिन बहुत आए तो लोग छूट जाते। आरक्षण की वजह से उनका मिला और आरक्षण जो कोटा बनाया गया उसमें भी अभी तक पूरी भर्ती हो ही नहीं पाई। अच्छा, ये बताएं कि अगर पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं होता और रेलवे डिपार्टमेंट नहीं होता तो दलित समाज में जो नौकरियों की संख्या लाखों में जा पाती क्या? 20 लाख 50 लाख? नहीं, नगण्य होता। ये 2 डिपार्टमेंट का महत्व है रेलवे का और सबसे बड़ा विभाग है। पोस्टल डिपार्टमेंट ऑल इंडिया में है, रेलवे भी ऑल इंडिया में है। तो इसका एक बड़ा असर है लोगों का जो मिला नौकरियों में, वो बहुत असरदार रहा परिवार को आगे ले जाने में। आपको शायद आपको भी मालूम हो, हमारी आपकी उम्र में 5 साल का केवल फर्क है। बाबू जगजीवन राम ने रेलवे में या पोस्ट ऑफिस में जितनी भर्तियां की, क्या कोई और उनके समकक्ष नेता कर पाया ऐसा? अभी तक तो ऐसा नहीं आया है। बाबू जगजीवन राम जी ने अपने कार्यकाल में बहुतों को, जिनको कभी आशा भी नहीं थी कि हम रेलवे में जाएंगे, और उनको तो हम ये कहेंगे कि उनके शासनकाल में सबसे बेहतर देश चला। विभाग जो भी उनको सौंपा गया, चाहे रक्षा का सौंपा गया, रेल का सौंपा गया, और जो भी जिम्मेदारियां दी गई, उन्होंने दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए काम किया है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि दलितों की भलाई में, जो आज दलित मिडिल क्लास खड़ा है, जो आज दलित शादियों में पार्किंग की समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं, आज 50-50 लाख की, 25-25 लाख की भी दलित शादियाँ हो रही हैं, आप यह मानते हैं कि फीस माफी, वजीफा और सरकारी नौकरी का दलित जीवन में बहुत महत्व रहा है? आप भवननाथ साहब,
आपको याद है कभी किसी दलित ने कोई किताब लिखी हो दलित मुक्ति में फीस माफी का योगदान? कहीं नजर में आई है आपके? अभी तो किताब लिखने की जहाँ तक बात है, 14 अप्रैल को जो किताबें बिकती हैं जमीन पर, हाँ, क्या क्या कोई ऐसी टाइटल की किताब आपने देखा है कहीं? पढ़ने को अभी तो नहीं मिला, लेकिन किताबें बहुत आई हैं। नहीं, एग्जैक्टली ये किताब फीस माफी का दलित शिक्षा पर प्रभाव या योगदान, इस टाइटल से, या फीस माफी और दलित। मैं पढ़ा नहीं पढ़ा। आपने यह कभी कोई इस तरह की किताब जो 14 अप्रैल को यहाँ बिकती हैं, अप्रैल में ज़्यादा बिकती हैं, वजीफा का दलित शिक्षा में योगदान या भूमिका, वजीफा एंड दलित, क्या इस टाइटल से कोई किताब आपने देखा है? नहीं देखा। अच्छा, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट और दलित मुक्ति से कोई संबंध नामक क्या कोई किताब देखा है आपने? पोस्ट ऑफिस में तो ऐसा कोई नहीं था, दलित मुक्ति का कोई विशेष ऐसी कोई किताब देखा है, ऐसा कोई लिटरेचर? नहीं। भारतीय रेल और दलित मुक्ति का उससे संबंध कोई किताब देखा आपने? ऐसा कोई किताब नहीं। सरकारी नौकरियां नहीं होती तो दलित कहाँ होते, कुछ इस तरह से मिलती जुलती टाइटल आपने देखा है? एग्जैक्ट टाइटल इस तरह से नहीं। अच्छा। तो मौलाना साहब, आप इतना घूमते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं और आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो बाबा साहब के जो लड़ाई का जो सबसे बड़ा फल, मैं लोकसभा विधानसभा में आरक्षण को नहीं मानता हूँ, सबसे बड़ी लड़ाई बाबा साहब की फीस माफी, वजीफा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो जिनका इससे बेनिफिट मिला, और अम्बेडकरवादी, अब कौन अम्बेडकरवादी है कौन नहीं है, आप भी इस पर अभी बता रहे थे, कुछ आपका कहना है, ये पता करना मुश्किल है, पर अम्बेडकरवादी लोग उन विषयों पर क्यों सेमिनार, सम्मेलन या किताब या आर्टिकल नहीं लिखते हैं जिसके वजह से उनका जीवन बना है? आप अपनी एनालिसिस बताएं। बहुत प्रश्नपूर्ण भी है और इस पे चर्चा होनी भी चाहिए, लेकिन आजकल के सम्मेलनों में या जो जन जागरण हो रहा है उसमें महापुरुषों के जो संघर्ष हैं उस पर वो चर्चा करते हैं, लेकिन इन सब विषयों पर मुझे अभी तक बहुत संघर्ष नहीं दिखाई पड़ी। क्योंकि आप बैठे हैं तो दलित शिक्षा पे जो संघर्ष हुआ है वो आपसे जुड़ा हुआ है। आप उसको छोड़ दीजिए, वो मेरी प्रशंसा हो जाएगी। नहीं, प्रशंसा नहीं करें, मैं प्रशंसा नहीं जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ, सुना, हमारी आपकी मुलाकात शायद ऐसे अभी पहली बार हो रही है, इसलिए प्रशंसा का कोई विषय ही नहीं है। शिक्षा आंदोलन जो है, क्योंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म है तो मैं नहीं चाहता कि मैं जो कुछ नहीं, देखिए कोई भी कहीं किएगा, जैसे आप जिन प्रश्नों पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी यदा कदा कहीं सुनने में भी नहीं आता कि इस विषय पर चर्चा किया जाए। सरकारी कार्यों पर चर्चा होती है, महापुरुषों के कार्यों पर चर्चा होती है, सेल्फ पे चर्चा नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं इसके विषय। तो जो जागरूकता का अभियान चलाया जाए, उन विषयों पर चलाया जाए जो प्रश्न आपने किया है। अगर ये न होता तो क्या होता, भारत का संविधान न होता तो क्या होता, हमारा अधिकार संविधान में न लिखा होता नहीं, इस तो पर क्या? बहुत सारी किताबें हैं। नहीं, किताबें हों, उन किताबों को जो अध्ययन करके हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान में लिखा गया है उसको हम जो जान पाए हैं वो अपने लोगों को क्यों नहीं बता पाए। फीस माफ़ी का चर्चा आपने अभी कहा, हमने फीस का जो माफ़ी हुई उसका लाभ लिया, आरक्षण का हमने लाभ लिया, लेकिन लाभ लेने के बाद हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं, ये विषय उठ के आ रहा है। आपको किसी ऐसे दलित जो नेता हैं, मंत्री रहे हों, एमएलए रहे हों, एमपी रहे हों, या दलित इंटेलेक्चुअल या दलित मिशनरी
जो रहे हों, जिनका नाम फीस माफी की लड़ाई, वजीफे की लड़ाई, इससे जुड़ा किसी का नाम आपको याद आता है? नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, 3 मार्ग बताया गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, मुक्ति के लिए, इमेंसिपेशन के लिए। एजुकेशन, एजुकेशन के बाद बिजनेस। एजुकेशन में भी बाबा साहब 1936-32 में विदेशी एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो क्या ऐसा दलित समाज ने मिल करके कोई आंदोलन चलाया है कि 1000 विदेश में पढ़ने की फेलोशिप शेड्यूल कास्ट को मिलनी चाहिए? कोई आपको याद आता है? बाबा साहब की बात तो कोई ऐसा नहीं आ रहा कि क्या भारतीय पार्लियामेंट में दलित नेताओं ने ऐसा कोई माहौल खड़ा कर दिया कि अगर बाबा साहब ये डिमांड जो है अपने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो 1951 अक्टूबर में जो निकाले थे, मांग कर रहे हैं कि हम दलितों को शेड्यूल कास्ट को विदेश भेजें पढ़ने के लिए, तो इस सवाल पर दलित समाज का जो नेतृत्व है, एमपी और एमएलए, इस पर शोर क्यों नहीं मचाते हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मेरा मानना ये है कि मुद्दे से हम भटक न जाए, लेकिन ये मानना है कि अगर दलित मुद्दे पे पार्लियामेंट में ये जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद हैं, जो राज्यसभा में हैं, जो संसद में हैं या जो विधानसभाओं में हैं, अगर ये उठाए होते कोई प्रश्न, आज ये टारगेट बन गए हैं कि 131 एमपी बैठने के बाद हमारा संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो भी हटाया जा रहा है, वो भी झुठलाया जा रहा है, वो उसका अधिकार दिया नहीं जा रहा। एक भी एमपी बोलने को तैयार नहीं, तो वो आंदोलन कैसे करेगा? वो तो पार्टी के लिए काम कर रहा है। चलिए, हमने ये मान लिया कि दलित नेताओं ने जो सुरक्षित सीट से चुन कर जाते हैं, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन कर जाते हैं, उनकी यह संवैधानिक ड्यूटी है कि शेड्यूल कास्ट या दलितों के मुद्दे उठाए। मान लिया उन्होंने हमें निराश किया है, क्या कभी दिल्ली में या लखनऊ में इतने सभागार हैं, यहाँ पर सहकारिता भवन वगैरह है, दलितों को प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, डी फार्मा, ITI, हर जगह जो 1970-75 में फीस माफी होती थी वही आज भी होनी चाहिए। इस पर क्या दलित इंटेलेक्चुअल को गुस्से होते हुए देखा है आपने? नहीं गुस्से होते थे, गुस्साता ही नहीं इन सवालों पर। हाँ, इन सवालों को गुस्साता ही नहीं है, आपस में चर्चा कर लेता है। नहीं तो सड़कों पे एकदम जाम हो जाए, सड़क अगर ऐसे आम करने के लिए तैयार हो जाए कि हमारे हित के लिए कोई काम करने को उतर गया है, पूरा लाइन लग जाएगी। अच्छा, मैं गांव में घूमता हूँ, सॉरी मैं जी। मैं गांव में घूमता हूँ। मैंने 2 किताबें लिखी हैं आजमगढ़ में, अपने अनुभवों के आधार पर कुछ गाँव का मैंने अध्ययन भी किया है। बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ हैं जो गरीब घरों से आते हैं, वो फीस नहीं दे पाने की वजह से वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। अभी ये बता रहे थे हमारे साथ जो एक शिक्षक हैं कि बाराबंकी में कुछ दलित लड़कियां जो हैं वह धान की रोपाई करके और आलू की खुदाई करके पैसे कमाती हैं, उससे अपनी फीस भरती हैं। तो क्या दलित पॉलिटिशियन को छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं भी दलित पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, पर जो दलित इंटेलेक्चुअल्स जो सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एडेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेक्चरर, प्रोफेसर बने, इंटेलेक्चुअल बने, वो इस पर क्यों मौन रहते हैं? पॉलिटिशियंस की मजबूरी समझ सकते हैं। आपने कहा अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इन इंटेलेक्चुअल्स को किसने रोक रखा है कि ये आवाज उठा लिया? रोक कोई नहीं रहा, न किसी ने उन पर प्रतिबंध लगाया है। ये काम अपने हृदय से निकल के आता है कि अगर मैं शिक्षित होकर आगे बढ़ गया हूँ
तो उनको भी आगे बढ़ाने का काम मेरी ड्यूटी है। जैसे अपने बच्चों को बनाने के लिए काम करते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो मेरे भाई का बेटा क्यों ना बने, मेरे गांव के लोग क्यों ना बने, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे क्यों ना बने। जब हमारे दिल में इसकी पीड़ा होगी तब तो हम कदम उठाएंगे, अन्यथा ये जो दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग बड़े बड़े पदों पे पहुंच जाते हैं तो ये अपने ऐशो आराम के अलावा फिर किसी की सोचते नहीं है। ये तो उदाहरण स्वरूप है कि कोई आलू खोद के या कोई रिक्शा चला के या कोई ईंटा ढो के पैसा अर्न करता है और अर्न करने के बाद फीस जमा करता है। तो ये बताइए कि जब आज के 50 साल पहले जब भारत बहुत गरीब था, भारत के पास ज़्यादा कैश नहीं था, अगर उस समय हर दलित की फीस माफ़ी और हर दलित को इनकम मिल सकता था तो आज भारत $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, आज क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब ये तो मानसिकता पे है। जब हम गरीब थे तब हम कमाई करके मेहनत करके खाते नहीं, सरकार तब खर्च करती थी। हाँ, नहीं, हम कमाई करके खाते थे। सरकार के पास पैसा नहीं था, परिवार के पास पैसा नहीं था, सरकार के पास पैसा नहीं था। तो सरकार सोचती थी कि इनके पास पैसा जमा करने के नहीं तो इनकी फीस माफी कर दी जाए। सरकार खुद बढ़ गई, जैसा आप अभी बता रहे हैं, पेपर मीडिया में भी पढ़ने को मिल रहा है कि इतने ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन ज़्यादा हो गई। उसके बाद भी उसकी सोच नहीं है कि जो गरीब है उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फीस माफ़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अरे छोड़िए, ये बात देखिए कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो इस सवाल, शराब खाने खोले जा रहे हैं, बच्चे नहीं, पर इस सवाल पर फीस महंगी की जा रही सरकार की तरफ से। इस सवाल पर दलित समाज में गुस्सा क्यों नहीं है? दलित समाज में गुस्सा दिख नहीं रहा है, गुस्सा, क्योंकि लेकिन असहाय टाइप के लग रहा है क्योंकि उसका नेतृत्व असहाय है। अच्छा, एक और फंडामेंटल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नीरज सरोज के हिसाब से आप बहुत थिंकिंग आदमी हैं, आप सोचते रहते हैं। ये बताइए कि आज अगर भारत का प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ आपके बगल अपने ऑफिस में आपको बुला के पूछे कि हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं अपने समाज के लिए, इसमें से एक पर टिक लगाओ, एक ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपके समाज में, पासी समाज मान लीजिए, में जो भी बच्चा जो मेडिकल का टेस्ट होता है उसमें अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने लायक अंक मिल गए हैं, जो अच्छे अंक मिलते हैं उनको तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, लेकिन हजारों हजार सीटें हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1/4 अंक आ गया है पर उसमें 1 करोड़ रुपए लगते हैं। तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भवननाथ साहब, हम वो 1 करोड़ रुपए की भरपाई हमारी सरकार कर देगी। जो भी दलित बच्चा बीटेक में एडमिशन पाएगा, प्राइवेट में लायक नंबर है लेकिन पैसे नहीं है, जहाँ पर 25 लाख 20 लाख लगता है, इसको भी सरकार वहन करेगी। आप जो भी दलित सक्षम है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, यहाँ वहाँ में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो गया है तो पूरी फीस सरकार दे देगी। आदि दलितों को जो है दुकान खोलना है तो उसके लिए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने 1975 में दुकानें खोल के दी थी, हम हर जिले में 100 दुकान खोल के देंगे। इस तरह के ऑफर हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि पासी समाज के जितने राजा महाराजा हुए हैं सबकी मूर्ति यहाँ लखनऊ से दिल्ली तक, लखनऊ से गोरखपुर, बलिया, यहाँ तक हर 10 किलोमीटर पर एक राजा की मूर्ति लगाई जाएगी सरकारी खर्च से। तो इन 2 ऑप्शन में से कौन आप चुनेंगे? शिक्षा का स्तर चुनेंगे हम, मूर्ति का स्तर नहीं चुनेंगे। मूर्ति से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। पर समाज क्या चुनेगा, ये बताइए। सच्चाई समाज क्या चुन रहा है आज? आज समाज चुन रहा कि मेरे राजा की मूर्ति लगे और मैं राजा की तरह बात करूं, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे न मिले।
हम चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से उनके सरकारी नौकरियां सुरक्षित हों, सरकारी जितने सुविधाएं हैं वो सुरक्षित हों, और ये मूर्ति से सुरक्षित करने से हमारा भला होने वाला है। तो इस पर बताइए, मैंने एक राजभर नेता साहब का मैं आजमगढ़ में इंटरव्यू किया था और वो इस सवाल पर उनको भी बड़ी चिंता हो गई। जितना इंटेलेक्चुअल एनर्जी पासी समाज और राजभर समाज ने अपने राजाओं को ढूंढने में खर्च किया है, क्या उतनी एनर्जी या उसका 5% या 1% भी ये फ्री स्कॉलरशिप, नौकरी, इस पर खर्च किया है आपके हिसाब से? नहीं किया है। अगर किया होता तो उनका स्तर ऊंचा दिखने लगता है। एक क्विक फायर, बाबू जगजीवन राम दलाल थे सत्ता के या दलितों के मसीहा? देखिए, अब चूंकि इतने वर्क किए हैं तो उनको दलाल तो नहीं कहा जाता। पर बहुत सारे लोग कहते हैं, लाखों करोड़ों लोग और कहते हैं। लोगों के अपनी अपनी नजरिया है कहने का। तो ये नजरिया कैसे बना? उनके हिसाब से जो उन लोगों ने सोचा, जो समझा, वो उन्होंने कह दिया। लेकिन सही मायने में ये नहीं है। सही मायने में ये है कि उन्होंने प्रयास किया काम वो तो जो करने और उनका कराने का काम। पानी पाड़े का नाम सुना होगा कि जितने स्टेशन है हर एक पर एक आदमी पानी पाड़े होगा, वाल्मीकि समाज का। पक्की नौकरी दिया था उन्होंने। तो फिर भी लोग कहते हैं उनको। अच्छा, ये बताइए कि इंदिरा गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस नजरिए से? दलितों के लिहाज से। देखिए, जो भी दबे कुचले पिछड़े लोग थे उनका जो नजरिया था उठाने का, इनको भी विशेष अवसर मिले और ये भी मुख्य धारा में आए, ऐसा उन्होंने काम किया है और वो दिख भी रहा था। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि सरकारें उनकी थी। इंदिरा गांधी जी ने पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और किरोसिन डिपो में SC/ST का 22.5% आरक्षण लागू कर दिया और आज हजारों लोग हैं, कुछ को तो मैं जानता हूँ, जो करोड़ों में टर्नओवर इनका है जी। बहुत सारे गैस एजेंसी के लोग फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। तो ऐसा करके इंदिरा गांधी जी ने दलितों के साथ गद्दारी किया था, दलितों के लिए महान काम किया था? नहीं, दलितों के उठाने का काम किया ना। अच्छा, इसलिए उठाने का काम किया कि ये जो दबे पिछले लोग हैं इनको भी एक अवसर उद्योग जगत में मिले, व्यापार करने का मिले, ये लोग उससे आगे बढ़ेंगे, इनका परिवार आगे बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। आपने एक शब्द इस्तेमाल कभी होता था, हम थोड़ा ही जन्म में फर्क है, ईयर में, दलित सरकारी दामाद होते हैं, ऐसा कुछ शब्द कभी उपयोग? हाँ, ये कौन लोग कहते थे? ये वो लोग कहते थे जिनको जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बेहतरी को पसंद नहीं करते थे, बेहतर नहीं मानते थे। आरक्षण के माध्यम से उनको नीचा दिखाने के लिए कहते थे, भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो सरकारी दामाद है, इनको तो नौकरी मिल ही जाएगी। इस तरह से वो कहते थे हमारे लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। आज वही लोग जो 10% आरक्षण लिए हैं, वो अपने को गरीब साबित करके उसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिन लोगों ने हमको सरकारी दामाद बता रहे। अच्छा, अब एक प्राइवेटाइजेशन एक सच्चाई हो गई है आज के डेट में। हाँ, तो जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इंडिया में हैं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दलित बच्चों का आरक्षण लागू हो और सरकार उनकी फ़ी दे, ये इसकी डिमांड क्यों नहीं अपने समाज से उठती है? समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, आवाज़ उनको उठाना है कि वो इंग्लिश मीडियम में जब जाएगा, पढ़ेगा, तो उसका समाज में एक बेहतर स्थान दिखेगा। अब उनकी सोच है ही नहीं है जो वो डिमांड लेके चले कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले लोगों को भी आरक्षण से एडमिशन कराएं और लोग इंग्लिश मीडियम से जाएं। तो आप इतने सीनियर दलित मिशनरी हैं और
यू आर हाईली रेस्पेक्टेड इन द कम्युनिटी। आप ये हमको जरा सा बताएं कि अगर स्कॉलरशिप फ्रीशिप जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी ख़त्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां घटते घटते इतनी सी रह जाएंगी छोटी सी, तो 2035 तक दलित मिडिल क्लास का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? अंधकार में रहेगा। क्या कभी आपके कान में ये बात आई कि फलाना दलित ऑफिसर की बेटी 35 साल की हो गई, शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, कभी आया है? आज तो अक्सर सुनने में आ रहा है, क्योंकि नौकरियों में वो पढ़ने लिखने के बाद नौकरियों में नहीं आ रहे हैं, तो शादी की जो प्रॉब्लम आ रही है, जब ये होता है कि सेल्फ डिपेंड होकर शादी किया जाए, तो पता चला 25 साल 26 साल 30 साल तक उनकी पढ़ाई ही हो रही है। उसके बाद शादी का जो एवरेज है उसको देखा जाए तो पता चला कि उनके तालमेल नहीं बैठ पा रहे हैं। शिक्षा का भी अभाव होता है और पैसे का भी अभाव होता है। बड़े बड़े परिवार में कैसे लड़की को दिया जाए, कैसे लड़की को शादी, तो इसलिए ज़्यादातर सुनने में आपको मिलेगा कि 30 साल के हो गए अभी शादी नहीं हुई, 25 साल के हो गई अभी शादी नहीं हुई। इस सवाल पर दलित समाज में गुस्सा क्यों नहीं है? दलितों में इस समय गुस्सा क्यों नहीं है? अगर गुस्सा है तो दिखता क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिखता क्यों नहीं है। जब बैठ के चर्चा होगी, बैठ के चर्चा नहीं इस पे हो रही है ना। अभी कल हमारा एक अधिवेशन था, एक विधानसभा का अधिवेशन था, उसमें ये प्रश्न उठाया गया कि कर्ज लेकर शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब कर्ज लेके खुशियां एक दिन के मनाएंगे और 20 लाख 25 लाख कर्ज लेके खर्च कर देंगे तो ता जीवन उसको कर्ज भरना पड़ेगा। और जब पैसे के अभाव में शादियां देर में होती है तो उसकी उम्र भी लगभग ख़त्म होती रहती है, और उससे बहुत बड़ा प्रभाव समाज में पड़ रहा है और शादियां बड़ी ही दिक्कतों में होने लगी है। इस पर आप मुझसे मोर और लेस इस बात से सहमत हैं कि फीस माफ़ी, वजीफ़ा और सरकारी नौकरियां दलित समाज के जीवन में, इनके बगैर दलित समाज में चंदा मांगने वालों का भी जीवन नहीं हो सकता था। ये हमारे समाज के आंदोलन से गायब है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, बी फार्मा, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक आदि में हमारे बच्चों को जाना चाहिए, इसमें सरकारी सहूलियतें मिलना चाहिए, ये भी गायब है। जो कुछ अगर बचा है तो दलितों को हुक्मरान बनना है, यही एक ड्रीम है दलितों में। तो दलित हुक्मरान बन जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमारे ड्रीम जो आरएसएस के लोग हैं उनके ड्रीम से मैच नहीं करना चाहिए। जैसे कि आरएसएस के लोग यह ड्रीम देखते हैं कि अब बीजेपी तो जाति व्यवस्था वापस ला देगी, जो व्यवस्था चली जाती है वो वापस नहीं आती, गरीबी अमीरी वापस आ सकती है, लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशन टूटता है वो दोबारा हलवाई अब नहीं आ सकती है। किसी भी समय में हल पहले ही ख़त्म हो गया, हाल ही ख़त्म हो गया है। आखिरी सवाल है आपसे, फिर इसके बाद आपको 3 मिनट होगा, 4 मिनट होगा, आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं। पहले गांव में, मेरे बचपन में, आपके बचपन में भी शायद, जो दलित महिलाएं मजदूरी करती थी लैंडलॉर्ड्स के यहाँ, तो खेत से ही मजदूरी करके उनके घर चली जाती थी मजदूरी अनाज लेने के लिए। तो वो झोला बैग वगैरह लेके नहीं जाती थी, वो मजदूरी अपने आंचल में लेके आती थी। बहुत सारी महिलाएं, दलित महिलाओं को पेटीकोट पहनने का मौका नहीं मिल पाता था, पैसे नहीं होते थे, और धान की रोपाई हो रही है, पतली सी साड़ी पहनी है, झुक करके रोपनी कर रही है, बारिश आ गई तो बिल्कुल समझिए उनका शरीर का अंग सब कुछ। तो जब मैं ये, जिसकी वजह से मुझे दलित समाज ने थोड़ा बहुत अलग थलग कर दिया कि दलितों पूंजीपति बनो, बिजनेस में आओ, ट्रेड में आओ,
तो दलित समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है मेरी इन बातों से अपने को आहत महसूस करने लगा और उन्होंने कहना शुरू किया कि चंद्रभान प्रसाद और दिग्विजय सिंह साहब तो दलितों का बनियाकरण कर रहे हैं ताकि हम हुक्मरान न बन पाएँ। तो आपसे एक सवाल है कि दलित हुक्मरान कब तक बन जाएंगे? 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक, या 2050 तक, या 2022 तक, या 2000 मतलब 400 साल बाद, 300 साल बाद कब बन पाएंगे? ये राजनीतिक अफसोस में पड़ गए। नहीं, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात होगी कि हम हुक्मरान कब बनेंगे। हुक्मरान बनने के लिए हमको समाज को जागरूक करना, सामाजिक आंदोलन चलाना है। आपका जो प्रश्न है कि ये जो उद्योग जगत में जाने के लिए व्यापारीकरण कर दिया गया है, अगर आदमी आज के डेट में नौकरियों में नहीं आएगा तो उसके जीवन यापन का कोई रास्ता मिलना चाहिए। क्वालिफिकेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेहनत की ज़रूरत है व्यापार करने में। तो व्यापार तो होना ही चाहिए, व्यापारी बनना भी चाहिए हमारे लोगों को, तब उसकी माली हालत जो है वो ठीक होगी। और जब माली हालत ठीक होगी तो तमाम जो सुख सुविधाएं जो पढ़े लिखे नौकरशाह हैं वो जैसे आपने कहा ना, गैस एजेंसी और ये पेट्रोल पंप या इसकी तेल की जो बिजनेस किया वो फॉर्च्यूनर से चलने लगा। तो वो दूसरा रास्ता है कि हम व्यापार में क्यों नहीं, एक ही वर्ग व्यापार क्यों कर सकता है, तो व्यापार भी करना चाहिए उसको। ये बताएं कि दलित समाज, एक दलित युवक बुलेट बाइक पर सुंदर लगता है या साइकिल पर? वो तो जाहिर सी बात है कि बुलेट बाइक पे उसको अच्छा लगेगा। दलित हमारे आपके उम्र के या हमसे थोड़ा भी यंग, वो मर्सिडीज में सुंदर लगेंगे या मोटरसाइकिल में? नहीं, वो तो जैसे उसकी उन्नति होगी, प्रगति होगी, वो आगे बढ़ता जाएगा और उसकी सुंदरता भी बढ़ती जाएगी। तो दलित डिस्कोर्स में, दलित बहसों में, सेमिनार सम्मेलनों में दलित मर्सिडीज में चलें, BMW में चलें, इसकी चर्चा कितनी होती है या होती ही नहीं है? नहीं, चर्चा होती ही नहीं है। चर्चा इसकी होती नहीं है क्योंकि सोच नहीं। अगर ये सोच पैदा की जाए तो वो बिजनेस के लाइन में चला जाएगा और अपनी व्यवस्थाएं अपने स्वयं करने के जिम्मेदार हो जाएगा। तो ये जो है आप से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतने थिंकिंग इंसान हैं और दलित समाज की समस्याओं से आप अवगत हैं। दलित पॉलिटिशियंस ने, दलित इंटेलेक्चुअल्स ने, दलित मिशनरीज ने, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, इस सारे लोगों ने मिल करके मेरे अम्बेडकर को मुझसे छीन लिया है। आपका अम्बेडकर अलग होंगे, मेरे अम्बेडकर होंगे अलग, हो सकता है हमारे आपके अलग हैं। अगर हमारी आपकी ओपिनियन फ्री सीट, स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी, BMW, दलित बैठे BMW पर, बुलेट पर बैठे, तो इस तरह का जो अम्बेडकर जो मेरा था, उसको मिशनरीज ने, दलित इंटेलेक्चुअल्स ने, नेताओं ने उस अम्बेडकर को मुझसे छीन लिया है। ऐसा मेरा सोचना है, ऐसी मेरी फीलिंग है। हो सकता है मैं असेसमेंट में गलत हूँ और मैं जब भी आऊँगा तो आपसे मैं मुलाकात करूँगा, आपसे इंटरव्यू करूँगा। आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपने मिशन में जो बाबा साहब की डिमांड थी, बाबा साहब अम्बेडकर की, उनकी डिमांड को आप अपने मिशन में जोड़ लेंगे। अभी कुछ कहना चाहते हैं 2-3 मिनट, तो आप एक तरफा कहिए। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन प्रश्नों को अतीत में डाल दिया है लोगों ने, वो प्रश्नों को ज्वलंत में लाने की ज़रूरत है। उसकी जो दहक है वो दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार छीनते चले जा रहे हैं, हम उस पर लड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे स्कॉलरशिप वगैरह हमसे छीन लिए गए हैं। अभी जो बीटेक कर रहे थे बच्चे, उनकी जो फीस मिलती थी सरकार की तरफ, वो रोक ली गई है।
अब आपके डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहे थे वो रोके जा रहे हैं। इस पे आंदोलन बड़ा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जो दबे कुचले लोग हैं उनको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आंदोलन भी नहीं कर रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये विचार दे सकते हैं। आंदोलन तो ज़मीन पर चलने वाले लोग, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं पर आंदोलन खड़ा होता है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार करने के लिए हम काम करना चाहते हैं, आप खड़े होइए। पढ़ा लिखा आदमी समयबद्ध तरीके से काम करता है, उसको ऑफिस भी जाना है और सरकार की नुमाइंदगी भी करनी है, इसलिए वो आंदोलन नहीं चला सकता है। हमने भारत सरकार की नौकरी इसलिए छोड़ी कि हमको आंदोलन भी करना है और जो दबे कुचले कुचड़े लोग हैं उनके सहयोग में खड़ा होना है, उनकी मदद में खड़ा होना है। इसलिए हम समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए लाखों रुपए की तनख्वाह छोड़ के हम 2011 में सीधे कूद गए हैं, कोई राजनीति में नहीं आए हैं। हम सामाजिक संगठन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच बनाए, इसमें हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी के जो कर्मचारी अधिकारी हैं ये सहयोग कर रहे हैं। और हम ये देख रहे थे कि हम 70 सालों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस मूल मंत्र को पढ़ते आए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सही मायने में बाबा साहब जो चाहते थे, क्योंकि हमने खोजा, लोगों से बात किया जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जिन जो कहते हैं कि अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, तो हमने कहा अंबेडकर को मानना बंद करो या अपने अंदर तक ही रखो, अंबेडकर की मानने की कोशिश करो, अंबेडकर को नहीं। अंबेडकर एक पर्सनालिटी है, उनको मान के काम नहीं करना है, बल्कि उनकी जो नीतियां हैं उस नीतियों पे काम करना है। वो क्या चाहते थे उसको करना है। जब लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा, तो पहले मिशन की खोज करिए कि क्या अधूरा रह गया। इस देश में मिशन अधूरा कहाँ है और क्या चाहते थे बाबा साहब और नहीं कर पाए। उन्होंने तो पूरी कोशिश किया, उन्होंने संविधान भी लिखा और जो दबे कुचले लोग थे उनकी लिस्ट भी बनाई, पिछड़े वर्ग के लोगों की लिस्ट भी बनाई और उस लिस्ट का नाम भी रखा कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जो राजनीतिक रूप से और जो धार्मिक रूप से पिछड़े हैं, इनके कुछ संविधान में ऐसा कुछ लिख दिया जाए जिससे इनको इनका अधिकार मिल सके और मुख्यधारा में आ सके। चलिए, बहुत अच्छा लगा भवननाथ साहब आपके साथ मिलकर के, और उम्मीद है कि मैं अपने अंबेडकर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, इन लोगों के मुट्ठी से बाबा साहब को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप भी अपने भाषणों में अंबेडकर बात की जो चीज़ें हैं, स्कॉलरशिप, फेलोशिप वगैरह, इसको रखेंगे। अब हम लोग आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय भीम, जय भारत।